हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए होते हैं, ठीक है, तो इस नोट्स चाहिए होते हैं, तो ये सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यानी कि आपके पूरी कंप्लीट बीएमएस हम कराने वाले हैं, जिसमें से हम पूरा आयुर्वेद पोर्शन खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर आयुर्वेद के अंदर अभी संस्कृत बचा है जो कि चल रहा है करंट में, और उसके बाद हमारा मॉडर्न बचेगा। मॉडर्न के भी हम कुछ चैप्टर करा चुके हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे टोटल बीएमएस फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारे चैनल को फॉलो करते हो, तो इससे आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका सारी बीएमएस फर्स्ट ईयर यहीं से होने वाली है। अगर आपका प्यार बना रहा तो हम बीएमएस सेकंड ईयर के लिए भी जल्दी से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में सारी आपको प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। अगर आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके नहीं मिल रही है तो मैं सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट उठा के देखिए और वहाँ पे देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में समझाया है, ठीक है। देन हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में, ठीक है। देखो, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या बात की थी। देखो, मैं थोड़ा सा आपको और इसमें इंट्रो बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने इसकी दो वीडियो बनाई। पहले बेसिक ऑफ संस्कृत बनाई, देन माहेश्वरी सूत्र की बनाई। फिर हमारा एक लंबा गैप हो गया, जिसकी वजह से मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ी, जिसमें मैंने उन दोनों को समराइज करा और अच्छे से डिटेल में और अच्छे से समझाने की कोशिश की। देन इसके बाद अब उच्चारण स्थान बचता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं उच्चारण स्थान। अगर मैं संस्कृत को छोड़ के मॉडर्न में पूछूं कि उच्चारण कहाँ से होता है, शब्दों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एनाटॉमी थोड़ा बहुत जानते हैं वो बोलेंगे सर लैरिंग्स से होता है, ठीक है। और हमारे कुछ मसल्स भी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ ना कहीं इन्वॉल्व होती है कि वॉइस को निकालने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में कहाँ से होती है तो वो हमें देखनी है। तो वर्णों की उत्पत्ति स्थल को उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब जहाँ से वर्ण उत्पन्न होते हैं उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं, चाहे वो वर्ण कंठ से उत्पन्न हो रहे हो, चाहे तालु से उत्पन्न हो रहे हो। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना, कि जैसे बोलते हैं कि नाक को बंद करके क्यों बोलो, ठीक है, और होठों को बिना खोले पी बोलो। तो ऐसे बहुत सारी टर्म होती है जो आप नहीं बोल पाते हो। यानी कि किसी भी वॉइस को बोलने के लिए आपको नाक का भी यूज़ करना पड़ सकता है, नासिका जिसको हम बोलते हैं, माउथ का जिसको हम ओष्ठ बोलते हैं, दांतों का यानी दंत का। तो इन सभी का ओष्ठ करने से कोई ना कोई वर्ण निकलते हैं और जिनके सहायता से निकलते हैं उन्हीं को हम उनका उच्चारण स्थान कह देते हैं, ठीक। एंड देन संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि शिक्षा व्याकरण के अनुसार 63 वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण बताइए? अभी पाणिनि कौन है ये आपको मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, माहेश्वरी सूत्र वाले में, जब मैंने बताया था कि माहेश्वरी सूत्र का ज्ञान पहले ब्रह्मा ने किसको दिया, भगवान शिव को दिया। उन्होंने डमरू वादन किया, डमरू वादन के थ्रू पाणिनि को दिया, एंड पाणिनि ने वो शास्त्रों में लिख दिया, ठीक है। वही वाले पाणिनि है यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि से चाणक्य के अनुसार 63 वर्ण होते हैं। तो आपको एमसीक्यू के अनुसार आपको याद रखना है कि कितने वर्ण होते हैं, 63 वर्ण होते हैं। उन सभी वर्गों को उच्चारण के लिए 8 स्थान है, यानी जो 63 वर्ण होते हैं उनके लिए यहाँ पर 8 स्थान बताए गए। फिर से बता रहा हूँ कि आचार्य जो पाणिनि है उन्होंने बताया है कि टोटल हमारे 63 वर्ण होते हैं, 63 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनको उच्चारण करने के लिए 8 स्थान को यहाँ पर वर्ण किया गया है। अब ये 8 स्थान कौन कौन से होते हैं, देखो ये 8 स्थान होते हैं हृदय, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल्य, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितने वर्ण होते हैं और उनके लिए कितने स्थान होते हैं। तो 63 वर्ण होते हैं और उनके लिए 8 स्थान होते हैं, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से, हृदय से, कंठ से, जैसे कहते हैं ना, ये शब्द मेरे दिल से निकल रहे हैं, ये कंठ से निकल रहे हैं, ट्रेकिया से निकल रहे हैं, तालु से निकल रहे हैं, पैलेट से निकल रहे हैं, मुर्दा सिर से निकल रहे हैं, दंत टीथ से निकल रहे हैं, ओष्ठ लिप से निकल रहे हैं, नासिका नोज से निकल रहे हैं, जीवामूल जीवा से निकल रहे हैं, टंग से निकल रहे हैं। तो ये इन सभी से ही कह रहा है कि 8 उच्चारण स्थान से ये 63 वर्ण निकलते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि जो पहला जो स्थान है वो होता है कंठ। पहला जो स्थान होता है वो होता है कंठ। अब कंठ से कौन कौन से यहाँ पर वर्ण निकलते हैं, तो उसके लिए याद करने के लिए हमने एक सूत्र बना रखा है, अकुहा विसर्जनीय कंठा, अकुहा विसर्जनीय कंठा। अब इस सूत्र से क्या मतलब भाई, अकुहा विसर्जनीय कंठा से आप क्या समझते हो? इसे आप समझते हो कि जो ए वाले वर्ण है, जो ए वर्ण, ए हो गया, छोटे आ हो गया, यानी हसवा हो गया, धिगरा हो गया, ठीक है। आप सिर्फ छोटा या बड़ा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हसवा और धिगरा, यानी ए वर्ण वाले और के वर्ग वाले। अब के वर्ग आपको पता होना चाहिए, जैसे के वर्ग मैं बेसिक में आपको बता चुका हूँ पूरा कै वर्ग कौन कौन सा होता है। कै वर्ग में खे खबूतर, खे गे गमला, गे गेड़ी और अनक्खा, ये पूरा कै वर्ग होता है, खे गे गे ढे, ठीक। तो ये पूरा कै वर्ग आ जाएगा और वर्ण है आ जाएगा, है वर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो और विसर्ग आ जाएगा। तो ये जितने भी वर्ण होते हैं वो कंठ से निकलते हैं। तो अभी आपको क्या पता लगा कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो
कंठ से निकलते हैं, ठीक। तो वो होते हैं कि ए वर्ण होते हैं, कै वर्ग होते हैं और है वर्ण होता है और विसर्ग होता है। ये सभी वर्ण क्या होते हैं, आपको कंठ से निकलते हैं। तो उनको याद करने के लिए ट्रिक भी है, अकुहा विसर्जनीय कंठा। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हो तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कुछ वर्ण ऐसे निकलते हैं, कुछ वर्ण कुवर्ग से निकलते हैं, कुछ है वर्ण से निकलते हैं, और कुछ जो विसर्ग होता है, ये सारे जो वर्ण होते हैं वो कंठ से होते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जो सूत्र है उसको याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि कंठ से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। अगर आपको इस सूत्र याद होगा तो आप बता पाओगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ख आ जाता, ख, अगर मैं एमसीक्यू में पूछता कि जो ये गैगमला है, यानी जो ये गैगमला है या गहगड़ी है, ये कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अगर आपको अकुहा विसर्जनीय याद होगा, यानी जो पूरा कै वर्ग है, जो पूरा कै वर्ग है वो कंठ से निकलता है, ठीक। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। के से कंठ हो जाता है, के से ही कै वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लोगे, जिससे आपको कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि टोटल 63 वर्ण होते हैं, जिनके लिए 8 स्थान होते हैं। अब ये 63 वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनमें से जैसे पहले में डिवाइड कर दिया कंठ के अंदर, यानी कंठ के अंदर अकुआ विसर्जनीय, यानी ए वर्ण आएगा, कु वर्ग आएगा, है वर्ग आएगा, विसर्ग आएगा। तो ये जितने भी होते हैं वो तो कंठ से निकलेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं तालु की। तालु के, तो तालु को कैसे याद रखना है, तालु के लिए जो है इच्छु साना तालु, इच्छु साना तालु, ठीक है। यानी तालु की क्या है भाई, आप ऐसे याद रख सकते हैं, तालु की इच्छा है, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक। इस तरह से याद कर लेना। तो अब यहाँ से ई वर्ण आ जाएगा, यानी छोटी, यानी हसवी और दीगरी। च से पूरा चू वर्ग आ जाएगा, देखिए च चम्मच, है छतरी, जय जा, जय झंडा, अने खाली, ठीक है। ये पूरा च वर्ग आ जाएगा, ठीक। एंड देन ये साना यानी ये वर्ण आ जाएगा और शय वर्ण आ जाएगा, ये 2 वर्ण आ जाएंगे। तो अगर मैं फिर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो यह वर्ण होता है वो किस स्थान की वजह से निकलता है, मतलब किस स्थान के उच्चारण के होने से निकलता है, तो आप बताओगे तालु के, मतलब तालु से निकलता है। देखो अगर मैं पूछूं कि स जो है वो कौन, मतलब जो स जो उच्चारित वर्ण है वो किस स्थान से निकलता है, स जो उच्चारित वर्ण है वो किस स्थान से निकलता है, तो आप बताओगे तालु। और कैसे याद रख पाओगे, जब आप ये याद रख पाओगे, ठीक है। ये आपको जैसे मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है, ये आपको जब आप बुक में देखोगे ना, ये बिल्कुल ऐसे मिला हुआ होगा आपको। जैसे अगर मैं बात करूं कंठ की बात करता हूं, चलो ऐसे आपकी बुक में लिखा होता है कि सूत्र लिखा होता है इसका, अकुहा विसर्जनीय है, अकुहा विसर्जनीय कंठा, इस तरह से आपको ये मिलेगा, ठीक। मैंने इसको आपको अलग अलग करके दिखा दिया है कि ए वर्ण अलग हो गया, कु वर्ग अलग हो गया, है वर्ण अलग हो गया, विसर्ग अलग हो गया। मतलब इसमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे कंठ से, मतलब इनका जो उच्चारित स्थान है वो कौन सा होता है, कंठ होता है, यानी कंठ से वो सारे शब्द निकलते हैं। अब जैसे तालु हो गया, ठीक है। अब तालु को क्या याद रखोगे आप, तालु मतलब जो पैलेट होता है वो आपकी, उसकी आप मान लो कि पैलेट की इच्छा होता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, तो आप याद रख लेना इच्छु श्याना तालु, इच्छु श्याना तालु, इस तरह से आपके आएगा, ठीक है। तो आपको ई वर्ण यहाँ पर अलग लगाओगे, चू वर्ग अलग लगाओगे, ये अलग लगाओगे, से अलग लगाओगे। तो ये सूत्र के माध्यम से, ये ऐसा है नहीं सर न का मतलब क्या नहीं है, क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपको याद करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले बना दिए गए हैं, जिनसे आप याद रख सकते हो कि कौन सा जो उच्चारित वर्ण है वो कौन से स्थान से निकल रहा है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मूर्धा की। तो मूर्धा, जैसे मूर्धा का क्या होता है, सिर होता है आपको, तो सिर से कौन कौन से निकलते हैं, इसके लिए जो सूत्र बताया वो होता है ऋतु रसाना, ठीक है। तो यानी जो मूर्धा है वो क्या होता है, ऋतु रसाना मूर्धा। तो ऋतु रसाना मूर्धा से आप याद रख लोगे, यानी री से री वर्ण आ जाएगा, ठीक है। टू से टू वर्ग आ जाएगा पूरा। ये आपको याद कर लेने में कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर माहेश्वरी सूत्र को मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है और इसको डिटेल में भी मैंने बताया था, इसलिए आपको। तो टे वर्ग, ठे वर्ग, डे ढेन है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है कि कै वर्ग के अंदर क्या आता है, टे वर्ग के अंदर क्या आता है, डे वर्ग के अंदर क्या आता है, ठीक। देन रे आता है, देन इसके अंदर रे और शे आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा आ जाएगा, रे आ जाएगा एंड से आ जाएगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं दंत की। तो दंत के अंदर कौन कौन क्या फॉर्मूला हो जाता है, लितु लसाना दंता। तो मुर्दा के अंदर क्या था, ऋतु था एंड दंत के अंदर क्या है, लितु है, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मूर्धा यानी सिर में जो होता है वो ऋतु रस, यानी रस आ रहा है भाई, जो अगर रस का आप टेस्ट, ऐसा रस यानी मूर्धा में रस आता है और दंत के अंदर लस आता है, ठीक है। ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, इसमें बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ याद करने कर लेना, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसके अंदर ऋतु आती है एंड किसके अंदर लितु आती है। तो ऋतु और लितु में थोड़ा कन्फ्यूज ना हो, उसके लिए आप कुछ बना लेना नमूनी वगैरह, ठीक है। जैसे
जैसे इसको आप ऐसा कर सकते हो, जैसे दंत के अंदर जैसे तय आ रहा है ना, दंत के अंदर तय आ रहा है, तो लितु के अंदर भी यहाँ पर तय आ रहा है, तो दंत के अंदर लितु यानी तय आएगा। ठीक है, तो इसका आप, और ये तो अपने आप फिर याद हो जाएगा, तो इसे याद कर लेना कि दंत के अंदर तय आ रहा है तो इसके अंदर तय आ जाएगा। तो अब इसके यहाँ से वन रख लेना कि L1 आ जाएगा, तय वर्ग आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये लेव और से, ये जो वर्ण होंगे, ये जो उच्चारित वर्ण है उनका जो स्थान होगा वो कंठ होगा। ठीक है, और आपको पता ही है तय वर्ग कौन कौन सा होता है, ते थे दे दे ने। एंड देन अब बात करते हैं ओट, होठ की या ओष्ठ की, जिसके लिए सूत्र बताया गया है उप, उपधमान्य ओष्ठा। उपधमान्य ओष्ठा से क्या याद रखोगे, यानी ये देखो, ये मैंने उपधमान्य यानी उ वर्ग आ जाएगा, पूरा पू वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और पे आ जाएगा, उपधमान्य उ वर्ग पूरा पे वर्ग, और पे और फे से, यानी जो अर्धविसर्ग मैंने बताया था ना, देखो मैंने दो प्रकार के आपको बताए थे। देखो मैंने यहाँ पर आपको जो अर्धविसर्ग होता है वो दो प्रकार का बताया, एक जीवामूल्य एक उपधमान्य, यानी जिसके अंदर पे यानी पे और फे से पहले अगर अर्धविसर्ग आएगा तो उपधमान्य, और के और खे से पहले आएगा तो जीवामूल्य। तो यहाँ पर जो पे और फे से पहले आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, उपधमान्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, उपधमान्य, यानी कि पूरा उवर्ण आ जाएगा, एंड पूरा कह रहा है पू वर्ग आ जाएगा, एंड देन उपधमान्य यानी जो अर्धविसर्ग है, यानी पे और फे के पीछे अगर अर्धविसर्ग आएगा तो ये जितने भी वर्ण है, ठीक है, जितने भी इनका जो उच्चारण होगा वो ओष्ठ से होगा। ठीक है, आपके लिप से होगा। देन उसके बाद है, जैसे मान लो अब पी कहीं बोल के देख लो, पे पे बोल के देखो, अब देखो बिना होठों को मिलाए हुए आप पे को उच्चारण नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये मत कहना सर हमें फील नहीं हो रहा, रटना पड़ रहा है, तो नॉर्मली आप इनको एक बार ट्राई करके देखो ना। जैसे कि अब होठ के अंदर क्या आ रहा है भाई, पे आ रहा है, तो पे पतंग फे फल बे बक बेवट्टी, तो इन सभी को अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो इनमें जो आपके होठ है वो बंद होते हैं, दन खुलते हैं, यानी होठ की मदद से ही ये इनका शब्द का उच्चारण हो सकता है। अब जैसे दंत के अंदर जैसे ले तय तय है, तो इन सब में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो दांत वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहा है कंठ के अंदर देख लो, ए के खे गे, मतलब कहीं ना कहीं कंठ का आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन ये इस तरह से ही होता है। ठीक है, अगर आपको इतना फील ना हो तो आपको क्या करना है, आपको पास होना है। ठीक है, आपको कोई संस्कृत का विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, याद कर लेना है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं ना कि सर फील नहीं हो रही चीज़ संस्कृत में, अरे संस्कृत भाई आपके समझ में आ रही है वो बहुत बड़ी बात है। आपको ऋषि ऋषि मुनि नहीं हो, नहीं आपकी टंग लैंग्वेज है संस्कृत, आपको समझाया जा रहा है, उतना समझ में आ रहा है, आपको पास होने के लिए बहुत है, क्योंकि संस्कृत का पेपर ईजी ही आता है। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं नासिका के लिए। तो नासिका के लिए जो बताया गया है सूत्र वो होता है यम डमनम नासिकम। तो यहाँ पर ये सारे जो वर्ण है वो सभी अलग अलग उच्चारण होता है इसका। जैसे यह इसका वर्ण का तालु से होता है, मैं का ओष्ठ से होता है, डे का कंठ से होता है। ठीक है, एंड देन ने का मूर्धा से होता है, देन नय का दंत से होता है। ठीक, और नासिका से भी, इन दोनों का नासिका से भी होता है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। देन कोष्ठ, और देखो और फिर यहाँ पर दो दो की मिलकर है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके में कंठ की और तालु की दोनों की मदद लगती है। मतलब कंठ और तालु मिलकर कह रहा है किसी शब्द को उच्चारण करते हैं, तो वो कौन कौन शब्द है, वो शब्द होते हैं ए और ए, ए और ए। तो इनके लिए जो श्लोक है वो क्या, ए दतो कंठ तालु, ए दतो कंठ तालु। ठीक है, और फिर आता है कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों मिलके, यानी जो लिप्स है, जो आपका ट्रिक क्या है, ये दोनों चीज़ मिलके दो कुछ शब्दों को उच्चारण करते हैं, जो कि होता है औ और हस्व और दीर्घ। ठीक है, एंड दंत और ओष्ठ की अगर हम बात करें तो वो इसके लिए केवल वे, मतलब दांत और जो आपका होस्ट है, मतलब दांत और जो लिप्स है, अगर आप दांत और लिप्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आप वे नहीं बोल पाओगे। तो वे बोलने के लिए दांत का और ओष्ठ का दोनों को मिलकर बनाया। इसके लिए जो सूत्र है वो होता है विकारस्य दंतम ओष्टम, विकारस्य दंतम ओष्टम। ठीक है, देन इसके बाद है आपका जीवा मूल्य। तो जीवा मूल्य के लिए वही है कि जीवा मूल्य के और खे से पहले अर्धविसर्ग होगा, और उपधमान्य से क्या है कि पे और फे के पहले अगर अर्धविसर्ग होगा तो उपधमान्य कहलाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ उच्चारण स्थान है, कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर भी दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेना। इनका मेन इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनको सिक्वेंस याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो थी KTM डाउन, KTM डाउन। जो KTM पे लोग बच्चे बैठे होते हैं वो डाउन ही तो बनते हैं भाई, आपने देखा होगा। वैसे भी जैसे KTM वगैरह जो बच्चे बैठे वो उनको ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई सुप्रियर नहीं है, सब हमको फील कर रहे होंगे, सब हमको देख रहे होंगे। तो KTM पे डॉन, तो K से कंठ, T से तालु, M से मुर्दा, D से दंड, A से ओष्ठ, N से नासिका। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और कंठ के लिए मैंने आपको बता दिया, कंठ के अंदर भी क्या आ रहा है, इसके अंदर भी क्या, यानी अकुआ विसर्जनीय आप याद रख सकते हो। अब तालु के अंदर कैसे रखते हो कि तालु की इच्छा होती है, मतलब तालु की तो इच्छा होती है। ठीक है, क्योंकि जो तालु पर क्या होती है, जो आपकी जीभ होती है वो कहीं ना कहीं रेस्ट करती है, और जीभ का काम क्या होता है, वो कुछ ही बोल सकती है। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। और मुर्दा के अंदर मैंने आपको
मैंने इसका आपको बताया दंत के अंदर भी तैयार है और लेतु के अंदर भी तैयार है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ के अंदर आप कैसे याद रख सकते हो भाई, ऐसे ही ओष्ठ आ रहा है, देखो कुछ ओष्ठ ऐसे आ रहा है एंड कुछ ऊ भी ऐसा ही होता है। अगर आप इस ऊ में ऐसे मिला दो तो ये ए ही बन जाएगा ना, तो ओष्ठ को उपधमान्य से आप याद रख सकते हो। और नासिका के अंदर आप याद रख लेना यम डमनम नम नासिकाएँ। ठीक है, और कंठ और तालु के अंदर अब इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए दतो हो जाएगा। ए दतो कंठ तालु, ए दतो कंठ तालु। कंठ और ओष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा, ओ दतो। देखो सिंपल है, अगर देखो कंठ और ओष्ठ है, यहाँ पर ओ आर डबल ओ आ रहा है तो ओ दतो हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल ओ नहीं आ रहा तो ए दतो हो जाएगा। ठीक, इस तरह से याद कर लेना। दंत और ओष्ठ के अंदर क्या है भाई, दांतों और ओष्ठ की मदद से आप क्या करते हो, बकते हो मतलब बोलते हो कुछ ना कुछ, तो बकारस्य दंतोमोष्टम लिख सकते हो। भाई कहते हैं ना कि बको, क्या कहना है तुम्हें, यानी बको, तो बको से याद रख लोगे कि किसकी वजह से करते हो, दंत और ओष्ठ की वजह से बकते हो। देन जीवा मूल्य रूप धमानी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये कट गया, ये सही है, वैसे ये गलती से कट गया था। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा जो आपका उच्चारण स्थान है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको उच्चारण स्थान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। ठीक है, और आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब के अंदर ही। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको सारे जो डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। कुछ बच्चे भेजते भी है और मैं बताता भी हूँ। अब देखो, अब हम बात करते हैं यतन की। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, इसी के साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज यतन? यतन होता क्या है? देखो यतन कुछ नहीं है, आप अगर आपने एक प्रत्यय नाम सुना होगा ना, प्रयत्न यानी कोशिश करना। ठीक है, वही होता है यतन। यतन या प्रयत्न बात एक ही है, यानी कि उच्चारण में जो क्रिया की चेष्टा की जाती है, मतलब जो भी शब्द आप बोल रहे हो उनके उच्चारण के लिए जो भी आप चेष्टा कर रहे हो, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, वो क्या होता है, यत्न होता है या प्रयत्न होता है, प्रयत्न। ठीक, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले अतिरिक्त प्रयास को यत्न कहा जाता है। मतलब जब आप वर्णों को जब उच्चारण करते हो तो उनके लिए एक आभ्यंतर मतलब एक अंदर से एक फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और एक बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो। भाई प्राणवायु की मदद से ही तो आप किसी भी शब्द को बोल पा रहे हो ना। तो प्राणवायु कैसे है, ऐसे थोड़ी कि अपने आप हो रही है, वो तो पैसिव थोड़ी है, एक्टिव है, यानी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी वहाँ पर लगानी पड़ रही है, अगर अंदर से भी लगानी पड़ रही है और बाहर से भी। ठीक है, कभी भी आप किसी अपने टीचर से पूछना कि सर ये कैसे समझे कि मतलब वर्णों को उच्चारण करने में आप यहाँ पर मेहनत लगा रहे हो। ठीक है, उनका जो गला है वो भी बैठ जाता है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आप बहुत देर तक बोलते हो ना तो क्यों क्यों एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले अतिरिक्त प्रयास को ही यत्न कहा जाता है। और ये जो दो प्रयास होते हैं, मतलब दो प्रकार के यत्न होते हैं या दो प्रकार का हम प्रयास करते हैं। एक होता है वर्णों को बोलने के लिए आभ्यंतर प्रयत्न, यानी जो आप अंदर से जो आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, एक होता है भ्राम प्रयत्न, मतलब जब आप बोल चुके हो, जब आप कोई साउंड आ रही है, जब आप कुछ ध्वनि निकाल रहे हो। जैसे अभी मैं नहीं बोल रहा, जैसे मान लो कि मैं कुछ सोचता हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ फोर्स बोलने के लिए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो वो हो जाएगा भ्राम प्रयत्न। जैसा कि मान लो अगर मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल समझाऊँ कि जैसे कि चलो ऐसे समझाता हूँ आपको, जो आपको एग्जांपल अच्छा लगता है कि अगर आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो आपकी क्रश है उसको प्रपोज कर रहे हो, तो आपको अंदर से बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी बोलने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि सारे जो शब्द है वो गले में रुक गए हैं, फोर्स लगा रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर फोर्स लगा रही तब जाके वो बाहर निकल रही है। ठीक है, यानी अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यानी कि आपको अंदर से और बाहर से दोनों से ही कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके आपको कोई शब्द वो उच्चारित होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के बारे, यानी अंदर से जो आप अंदर से जो एफर्ट कर रहे हो। तो वर्णों की उत्पत्ति से पहले किया जाने वाला प्रयास प्रयत्न होता है। ठीक है, जब वर्ण उत्पन्न नहीं होते, देखो डिफ्रेंशिएट वाला पॉइंट यही होता है। अगर वर्ण उत्पन्न हो गई तो भ्रम प्रयत्न के अंदर आ जाएगा, अगर वर्ण उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है, अंदर से अभी एफर्ट है। भाई ऐसा थोड़ी हो आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ बोल रहे हो तो आपके अंदर बात की वृद्धि हो गई है और आप एक अच्छे इंसान नहीं माने जाओगे। ठीक है, अच्छा इंसान वही माना जाता है जो कम बोलता है और सोच समझ के बोलता है। ठीक है, यानी जब आपको सोचोगे समझोगे, ठीक है, तो उसको जब बोलने की कोशिश करोगे तो वो होता है आभ्यंतर, और जब आप बोल दोगे तो वो होता है भ्राम प्रयत्न। ठीक है, तो आभ्यंतर का अर्थ है भीतर या आभ्यंतर प्रयत्न से जो तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के पूर्व मुख के अंदर ही होती है। ठीक है, वर्णों के पूर्व मुख के अंदर ही होती है, जो वर्ण बोले नहीं होते, वर्ण मुख के अंदर ही वो चेष्टा हो रही है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कह रहे हैं। अब ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है सिव्स करके। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली अगर आप इनको ज़्यादा याद बेटर रहेगा अगर आप याद कर लो तो, क्योंकि इनके 4-5 बार निकलना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला होता है स्पष्ट परिवर्तन। अब स्पष्ट परिवर्तन क्या होता है, देखो, तो स्पष्टम प्रत्यम स्पर्शनम,
देखो जैसे स्पष्टम प्रत्ययन स्पर्शनम, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब वर्णों का आप उच्चारण करते हो, उच्चारण करने की कोशिश करते हो, तो उस समय जो जीभ होती है वो कभी कंठ पे लगती है, कभी होठ पे लगती है, कभी आपके तालू पे लगती है, तो कहीं अलग अलग स्थानों पे लगती है, तो उसी को हम कहते हैं स्पष्ट प्रत्ययन। यानी कि जो देखो यहाँ पर आप पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कि वर्णों के उच्चारण के समय जीभ द्वारा मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करना ही स्पष्ट प्रत्ययन है। नाम से क्लियर है, स्पष्ट करना, यानी कि जो आपकी जो टंग है, ठीक है, आपको टंग बोल सकते हो, ठीक है, जो टंग है, जो जीभ है, वो क्या कर रही है, कभी आपकी कोई पैलेट पे जाके रेस्ट कर रही है, कभी एक बार दंत पे लग रही है, कभी एक बार फोल्ड हो ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जितने भी स्थान हो रहे हैं, जितने भी अंदर एफर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जितनी एफर्ट हो रही, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्श प्रत्ययन कह रहे हैं। यानी वर्णों के उच्चारण के समय जीभ द्वारा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करना। तो ये जो मुख के जितने भी स्थान होते हैं उन पर जो आपकी टंग करती है, मतलब टंग उन पर टच करती है, स्पर्श करती है, तो उन्हीं को हम नाम क्लियर करते हैं स्पष्ट प्रत्ययन। नाम से क्लियर है स्पष्ट प्रत्ययन। ये भी आपको याद रखना है, स्पष्टम प्रत्यय स्पर्श नाम, यानी कि स्पर्श प्रत्यय में स्पर्श होता है, स्पर्श नाम यानी कि स्पर्श होता है। देखो संस्कृत में ऐसे लोग क्यों लिखे होते हैं, क्योंकि कम बातों में कम भाषा में बहुत सारी चीज़ों को बता देते हैं। जैसे उन्होंने भी इसे ही बता दी इतने से श्लोक से कि जो स्पष्ट प्रत्ययन होता है, जो स्पष्ट प्रत्ययन होता है वो स्पर्श नाम, यानी कि मुख में विभिन्न भागों की जो जीव होती है वो टच करती है, यानी जो जीवा होती है वो मुख में विभिन्न भागों को टच करती है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्पर्श प्रत्ययन। इस आभ्यंतर प्रत्ययन में जीवा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श कर, तो बताया जा रहा है कि किन किन स्थानों को वो टच हो सकते हैं वहां पर। तो आपको स्पष्ट प्रत्ययन क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट प्रत्ययन क्लियर हो गया होगा, तो सीधा याद रखना जो जीव होता है मुख के अंदर अलग अलग भागों को, अलग अलग उच्चारित स्थानों को टच करती है, उसी को हम स्पष्ट प्रत्ययन कहते हैं। ये आपको जरूर याद करना, स्पष्ट प्रत्यय स्पर्श नाम। देखो अब इसे एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि उदाहरण कैसे एम वर्ण तक के, एम के वर्ग के वर्ण, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी पांच होते हैं ना, पांच आप मैंने आपको कितने बताए थे, पांच वर्ग बताए थे, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो यानी कैसे लेके एम तक ये जितने भी वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पष्ट प्रत्यय में होते हैं। कौन से होते हैं, स्पष्ट परिवर्तन होते हैं, ठीक है, अव्यंतर के अंदर आते हैं ये। इनके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। देन हम बात करते हैं ईसद स्पष्ट प्रत्ययन की। तो ईसद स्पष्ट प्रत्ययन जिसको हम रिलेट करते हैं अंतस्थ वर्ण से, किसे रिलेट करते हैं, अंतस्थ। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई। देखो ये शुरू किस में हो गई, स्पष्ट प्रत्ययन में हो गई, तो ये जो दूसरा बच्चा है वो किसके अंदर आ जाएगा, ईसद प्रत्ययन के अंदर। अब ये ईसद स्पष्ट प्रत्ययन क्या होता है भाई, ईसद का मतलब होता है कम, एक तरीके से। तो अभी इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि वर्णों के उच्चारण के समय जीभ के मुख के अंदर कम स्पर्श होना। देखो पहले होता है स्पष्ट प्रत्ययन, स्पष्ट प्रत्ययन के अंदर क्या था कि जीभ के जो जीभ थी वो मुख के अंदर बहुत से भागों को टच कर रही थी। अब यहाँ पर ईसद का नाम से क्लियर है, यानी कम, यानी वो कम, यानी जो जीव होती है वो मुख के अंदर कम भागों को टच कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ईसद स्पष्ट प्रत्ययन। जिनके अंदर आते हैं अंत स्तर वर्ण आते हैं, अंत स्तर वर्ण आते हैं, जिनके अंदर कौन से वर्ण आते हैं, अंत वर्ण आते हैं। देखो अगर आप इन अंत वर्ण को कोशिश करके देखोगे तो ये, रे, ले, बे, देखो इसमें जो जीव होती है वो एक बार पैलेट को टच कर रही है, दांत को टच कर रही है, लेकिन बहुत कम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला गया है ईसद स्पष्ट वर्ण। तो ईसद स्पष्ट वर्ण इनको क्यों बोला गया है, क्योंकि इनमें जो जीव होती है वो मुख के अंदर जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं उनको कम टच करती है। लेकिन अगर स्पष्ट प्रत्ययन होता तो वहीं पर जो जीव होती है वो मुख के अंदर उच्चारण स्थान में ज़्यादा टच करती है। तो स्पष्ट प्रत्ययन एंड ईसद स्पष्ट प्रत्ययन आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अंत स्तंभ। तो हम लिख सकते हैं ना, अंत स्तंभ वर्ण किसके अंदर आते हैं, ईसद स्पष्ट प्रत्ययन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर श्लोक भी दिया गया ईसद स्पष्टम अंतम स्थानम, यानी जो ईसद स्पष्टम होता है वही पहली जो आपका जो नाम है वहीं से आपको ये लिखना है ईसद स्पष्टम। और अंता स्थानम, अंता स्थानम मतलब कह रहा है कि थोड़ा कम टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अभी वर्ण के उच्चारण के समय जीभ के मुख के अंदर कम स्पर्श करना। ईसद का अर्थ है थोड़ा स्पर्श हुआ गया, मतलब थोड़ा स्पर्श होना। इसके उदाहरण क्या बोले गए, यन प्रत्याहार। इसका उदाहरण क्या होता है, यन प्रत्याहार, ठीक है। यन प्रत्याहार बोल दो, या इनको हम बोलते हैं अंत स्थ वर्ण। अब ये यन प्रत्याहार क्या चीज़ है, ये मैं आपको माहेश्वरी सूत्र के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ। देखो यन प्रत्याहार कैसे कहते हैं, यन प्रत्याहार मतलब, देखो प्रत्याहार का मतलब क्या होता था कि किसी का जो पहला शब्द है और जो उसका अंतिम शब्द है, ठीक है, उसके बीच में जो भी आ रहे हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, प्रत्याहार। मतलब किसी चीज़ को हम शॉर्ट में लिख रहे थे वो हम प्रत्याहार होते हैं। जैसे कि यन कहाँ पर है, तो पहले इसको आपको यह देखना है, ये कहाँ पर आता है, ये आपको ढूंढना है। अगर आपको याद हो जाएगा तो नॉर्मली आप कर सकते हो, ना भी याद हो तो आपको लिखना है एक पेज पर, देन उसके बाद ढूंढना है। जैसे यन बोल दे तो पहले यह ढूंढेंगे, जो पहला वर्ण है वो यह कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये रहा। देन उसके बाद ने कहाँ पर है, तो ने ये रहा, यण। तो यण के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बे आ रहा है, रे आ रहा है, ले आ रहा है।
तो ये आ रहा, बे आ रहा, रे आ रहा, ले आ रहा है। तो ये जो 4 वर्ण है तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे अंतस्थ वर्ण यन प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे या अंतस्थ वर्ण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर एमसीक्यू में यन प्रत्याहार लिखे, अगर एग्जाम्पल पूछे कि इस प्रत्यय का जो एग्जाम्पल है वो यन प्रत्याहार है या अंतस्थ वर्ण है, तो दोनों ही इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम बात है। जैसे गंगाधर शक्तिमान होता है उसी प्रकार से शक्तिमान ही गंगाधर, वही वाली बात है। देन उसके हम बात बोलते हैं ईसत विवृत। ईसत विवृत, देखो यहाँ पर जो विवृत आया है तो ईसत का मतलब तो आपको पता है, लेकिन आपको विवृत का मतलब नहीं पता होगा। देखो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। देखो 2 वर्ड आते हैं, एक आता है विवृत, एक आता है संवृत। संवृत अभी आगे आएगा। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अगर यहाँ पर लगा ईसत, ईसत यानी थोड़ा खुला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि विवृत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक, देन इसके हम बात करते हैं, पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। इसमें जीवा का थोड़ा कम उठना पड़ता है, थोड़ा कम उठाना पड़ता है। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में कंठ का कम खुलना। ठीक है, जब आप वर्ण का कम उच्चारण करते हो तो उसमें जो आपका कंठ है वो कम खुलता है। जैसे इसके नाम से क्लियर होगा, ईसद विवृत। ईसद का मतलब होता है कम, विवृत का मतलब होता है खुलना। तो किसके खुलने की बात कर रही है, यहाँ पर कंठ की। जब भी आप कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो आपका कंठ होता है वो पूरी तरीके से ना खुलकर थोड़ा ही खुलता है, तो उसको हम बोलते हैं ईसद विवृत। जिसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल आते हैं शे, शे, से, है। तो अगर आप इनको एक बार बोलने की कोशिश करोगे, जैसे शे, शे, से, है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ वायु वो आपके अंदर ही रह रही है, पूरी वायु आपके बाहर नहीं निकल पा रही है, थोड़ी ही निकल पा रही है। ठीक है, पूरा मतलब जो कंठ है वो नहीं खुल रहा है। अगर आपको फील नहीं होते तो कोई बात नहीं है, आपको नॉर्मली ये याद कर लेना, क्योंकि फील करके भी आपको अपने आप याद होंगे नहीं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जब मैथ था ना, जब मैंने ये अपने टाइम पे पढ़े थे कई साल पहले, तो मैं क्या सोचता था कि मुझे फील ही होने चाहिए, नहीं तो मैं याद नहीं करूँगा। तो यकीन मानिए मुझे पूरा चैप्टर बेकार हो गया। मैं फील करने के चक्कर में मुझे संस्कृत उड़ गई मेरी सारी। ठीक है, तो फिर मैंने फिर से एक बार क्या करा, तो एग्जाम के टाइम पे वो फील को छोड़कर केवल याद करने की कोशिश की गई, तो मुझे बेटर अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन जो ये फील वाली बात आती है ना कि ये इन अक्षरों में आप फील कराओ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं यार, ये हम कैसे याद करें। ठीक है, सर ने तो बोल दिया कि इस विवृत के अंदर ये आते हैं और आप इनको याद कर लीजिए, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी नहीं मानते, वो कहते हैं यार फील नहीं हो रही। तो अगर आप इनको अच्छे से फील जाना, अगर आपका टीचर अच्छा है तो वो उनको 1 घंटे में आपको फील करा देगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, समझ में नहीं आता, फिर भी कभी किसी को होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इतना मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी देता नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरा जो मानना है वो वही है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो ये सल प्रत्याहार है वो कौन से आव्यंतर के अंदर आते हैं, भ्रां के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको देखना कितने सारे एग्जाम्पल है। अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, ये तो मैंने लॉन्ग में बताया, अगर आप इनको शॉर्ट में नहीं लिख के याद करोगे तो पक्का आपको याद होने ही वाले नहीं है। आपको ये सारे एक पेज पर लगाने हैं कि भ्रां प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, आव्यंतर 5 होते हैं और भ्रां 11 होते हैं, इनके ये एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। माहेश्वर सूत्र का ये टेबल है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल याद कर लेना है। देन इसके बाद कुछ और भी पॉइंट है तो अलग से एक पेज पर आप कंप्लीट करोगे तब जाके आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि अगर मैं मान लो कि 17 मेरे पेज है, ठीक है, टोटल 17 पेज है ये, तो इनको 17 पेज को आप 2-3 बार करोगे। अगर एक पेज को आप 17 बार कर लो तो कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगर ये भी आप सोचो कि सर ही बना कर देते तो फिर आपको यहाँ पर इतना आपका बेनिफिट नहीं मिलने वाला उस चीज़ का। तो अपनी मेहनत क्या करो। देन उसके बाद हम बात करते थे ईसद विवृत के बाद, तो इसमें इसको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण क्यों कह रहे हैं कि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हो तो आपके अंदर की जो ऊष्मा होती है, कहीं ना कहीं जो प्राणवायु होती है वो थोड़ी निकलती है। ठीक है, तो इसमें ऊष्म वर्ण कह रहे हैं। तो इसलिए जो श्लोक आया है वो आता है ईसद विवृतम उष्णानम, यानी कि जब आप इन शब्दों जब कंठ से आप बोलते हो तो इनमें थोड़ी सी वायु निकलती है, लेकिन जो वायु निकलती है वो कैसी होती है, ऊष्म वर्ण की होती है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार, अब देखो देखो ऊष्म वर्ण, देखो पहले कौन से आए थे, पहले आए थे स्पर्श वर्ण। किसके अंदर आए थे, वो आए थे स्पष्ट प्रत्यय के अंदर। देखो आपके लिए तो कितना आसान हो गया है, आपको चीज़ों को याद नहीं कर, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो अगर उन सीक्वेंस से आपको अभ्यंतर प्रत्यय याद है, पहले कौन सा आता है स्पर्श प्रत्यय, पहले कौन सा स्पर्श प्रत्यय, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा ईसद स्पर्श प्रत्यय, तो इसका एग्जाम्पल अन्यस्तन हो जाएगा। देन इसके बाद ईसद विपरीत आएगा तो इसका एग्जाम्पल ऊषम हो जाएगा। ऊषम के अंदर आपको पता ही कौन कौन से बनाते हैं, शेष है। तो कितना आपके लिए तो बहुत आसान हो गया है भाई, बिल्कुल एक टेबल आपको दिमाग में रखा और सीक्वेंस वाइज आपने उतार दिया कि जो भी आ रहा है, अगर आपको सीक्वेंस वाइज ये याद है तब उतार सकते हो। ठीक है, अब इनको सल प्रत्याहार क्यों कहते हैं, ये आपको एमसीक्यू आपके लिए मैं काम देता हूँ, होमवर्क देता हूँ घर के लिए कि आप मुझे पहचान के बताइए कि सल प्रत्याहार। आप खुद करके देखा, कोई कमेंट मत करना, आप खुद ही यहाँ पर इसको करके देखना। ठीक है,
देखो अगर चल जैसे मैं आपको माहेश्वरी सूत्र में दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो इसमें आपको ढूंढना है कि से कहाँ पर है और एल कहाँ पर, और इनके बीच के कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके बीच के यही वर्ण आएंगे जो हमारे उष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आप एक बार घर के लिए होमवर्क की तरह समझो और इसको करना। ठीक है, देन उसके बाद देखो इसके बाद आता है विवृत। मैंने आपको क्या बताया था, विवृत का मतलब होता है खुलना। वहाँ पर ईसद विवृत था, यहाँ पर जो आपका कंठ था वो कम खुल रहा था, लेकिन यहाँ पर विवृत है पूरा, मतलब जो आपका जो कंठ है वो पूरी तरीके से खुल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन पहले आपको देखनी है एक बार कि वर्ण उच्चारण में कोष्ठ का पूर्ण रूप से खुल जाना। यानी जब आप वर्णों का उच्चारण करते हो, जब भी आप कोई वर्ण बोलते हो, तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें जो कंठ होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं, तो इसके उदाहरण में आते हैं 9 स्वर, जितने भी टोटल 9 स्वर होते हैं। तो ए आ ई औ, मतलब इनमें जो कंठ होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। ठीक है, जिनको हम अब इन स्वर को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ इन स्वर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या डिनोट कर सकते हैं। अगर हम प्रत्यार के फॉर्म में लिखे तो इनको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, याद है या नहीं है, देखो भूलना नहीं है। अगर मैंने आपको इतने अच्छे से बेसिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप भूल जाते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ना आपके कोई टीचरों का मतलब है, ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ना मेरा कोई मतलब है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को भूल रहे हो तो बार बार चीज़ों को पढ़ा करो, तभी याद कोई चीज़ होती है। तो अच प्रत्यार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी अच प्रत्यार के अंदर टोटल हमारे 9 स्वर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए माहेश्वरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्यार बनाने आने चाहिए। माहेश्वरी सूत्र का रोल ही क्या होता है, प्रत्यार बनाने के लिए होता है, और भी 1-2 रोल होते हैं संधि के अंदर, वहाँ भी हम बता देंगे आपको। ठीक, तो अभी आपको क्या याद कर लेना है कि विवृत क्या होता है, इसमें जो आपका कंठ होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जहाँ पर जो कंठ है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, और कौन से वर्ण होते हैं, वो होते हैं आपके 9 स्वर, वो होते हैं आपके 9 स्वर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। विवृतम स्वर नाम, यानी विवृत स्वर नाम, यानी जो स्वर होते हैं, विवृत में का स्वर मतलब आपका जो कंठ है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। कहाँ पर, स्वरों में। जब भी आप स्वरों का उच्चारण करते हो तो इसमें जो आपका कंठ है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, उसी को हम विवृत कहते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं संवृत की। अब संवृत का मतलब होता है बंद होना। ठीक है, संवृत का मतलब होता है बंद होना। तो यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। ठीक है, समृद्ध का मतलब बंद होना, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। तो हस आके लोग प्रयोग की दशा, यानी वर्णों को उच्चारण के समय मुख ना के बराबर खुलना। ठीक है, मतलब इसमें जो मुख है आपका, जो कंठ एक तरीके से वो बंद रहता है। जब आप वर्ण का उच्चारण करते हो तो इसमें मुख बिल्कुल ना के बराबर खुलता है, तो इसको हम बोलते हैं संवृत। अब ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिनमें जो मुख है वो बहुत कम खुल रहा है, तो इसमें आ जाता है हस्व अप्रयोग है। जब आप छोटे आ का प्रयोग करते हो, जब आप हस्व आ का प्रयोग करते हो, तो इसमें जो आपका मुख होता है वो बहुत कम खुलता है। तो यहाँ पर इसे बताया गया है कि हैस्वस्य अवर्णाश्यम प्रयोग संवृतम। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, हसवास्य अवर्णस्य, मतलब जो हस मतलब जो छोटा ए है, या अवर्णस्य अवर्ण है, उसका जो प्रयोग कहाँ पर होता है, संवृतम के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो विवृत और संवृत में एक चीज़ आ रही है, ए इसके अंदर भी आ रहा है और ये जो हसवा इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है, अगर सर हम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ए है, ए किसके अंदर आता है, संवृत के अंदर आता है, विवृत के अंदर आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे। देखो इसके पहचानने की जो ट्रिक है वो आप इस तरह से समझिए कि जो हस आए समृद्ध के अंदर कैसे पहचाना, विवृत के अंदर पहचाना, यानी रूप बनने के बाद, अगर रूप बनने के बाद अगर वो आता है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, समृद्ध के अंदर। जैसे कि अनिल, अनिल। ठीक है, अनिल। और विवृत में क्या हो जाएगा, रूप बनने के पहले अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। जैसे गुरु आ, गुरु आ। ठीक, देन इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म प्रत्ययन की। ठीक है, देखो 2 प्रकार के प्रत्ययन हो गए, एक होता है अभ्यंतर मतलब इंटरनल आप जो फोर्स लगा रहे थे, अब होता है ब्रह्म प्रत्ययन मतलब जब वो शब्द का उच्चारण हो जाएगा, शब्द के उच्चारण होने से पहले जो आप प्रत्ययन कर रहे थे वो अभ्यंतर के अंदर आ गया, और शब्द के जब उच्चारण हो रहे हैं उसमें जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो ब्रह्म प्रत्ययन के अंदर आता है। जैसे उसमें पहला आता है कि वर्ण के उच्चारण करते समय, देखो वर्ण के उच्चारण करते समय किए जाने वाला प्रयास ब्रह्म प्रत्ययन कहलाता है, जो कि कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रत्ययन 5 प्रकार का होता था। कौन कौन सा होता था, स्पष्ट, बताओ आप बताओ, स्पष्ट प्रत्ययन, ईषद स्पष्ट प्रत्ययन, और ईषद विवृत एंड संवृत। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेना। मैंने क्या बताई थी आपको, ट्रिक बनाई थी सिप्स करके। ठीक है, ऐसी तो ट्रिक थी, इसे भी आप याद रख सकते हो। चलो मैं ट्रिक दिखा देता हूँ एक बार, शायद अगर आपको सही लगे तो कर लेना, नहीं तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे वो सेम सही है, उस तरह से आप याद रख भी सकते हैं इनको। ठीक है, देखो इतने सारे पेज हो गए, पता ही नहीं लग रहा है कौन से पेज में थी। 1 मिनट, देखो ये ट्रिक मैंने बनाई थी। जैसे ऐसे स्पर्श प्रत्ययन याद रख सकती हो, इसे ईषद स्पर्श प्रत्ययन, और आई से यहाँ पर याद रख सकते हो ईषद विवृत,
एन इसे विवृत याद रख सकते हो, एन इसे समृद्ध। ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो कर लेना, नहीं नॉर्मली आप याद करोगे तो भी बेटर है। तो हम आपको ब्रह्म प्रत्यय बता रहे थे, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक, एक आव्यंतर, एक ब्रह्म, मतलब जो वर्ण को उच्चारण करने समय जो आप एफर्ट करते हो वो ब्रह्म प्रत्यय होते हैं, जो कि 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे ब्रह्म प्रत्यय कहते हैं। माने जब वर्ण का उच्चारण होने लगे और उस टाइम जो आप एफर्ट कर रहे हो उन्हें बोलने के लिए, तो वही क्या होते हैं, आप ब्रह्म प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ब्रह्म प्रत्यय होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि यहाँ पर श्लोक से समझाया गया है कि खरो विवास खास अधोस्वस्थ खर प्रत्यय। अभी इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। पहले आप देखिए कि कौन कौन से होते हैं। पहले जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विवार श्वास और अधोस। व्यवहार में क्या होता है कि मुख का विस्तार होना। ठीक है, मुख का विस्तार होना वर्ण का उच्चारण करते समय। देखो इनमें जो ब्रह्म प्रत्यय है, तो ब्रह्म प्रत्यय से आपसे क्या समझ में आता है कि इसमें जो मतलब जो मुख है वो खुल चुका है एक तरीके से, मतलब वर्ण को जब उच्चारण कर रहे हो आप, ठीक है, वर्ण उच्चारित हो रहे हैं, आपको इतना समझना है कि ब्रह्म प्रत्यय के अंदर वर्ण उच्चारण हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे व्यवहार के अंदर बताया गया कि मुख का विस्तार होना। ठीक है, मुख का विस्तार होना वर्ण उच्चारण करते समय, कि जब मुख पूरी तरीके से विस्तार हो जाए तो विवार कहलाते हैं। श्वास में क्या होता है कि श्वास गति के द्वारा वर्ण उच्चारण करना। ठीक है, श्वास गति के द्वारा, यानी श्वास गति के द्वारा, मतलब श्वास गति के द्वारा, श्वास गति की मदद से जब वर्ण उच्चारण होते हैं तो वो श्वास कहलाते हैं। अधोस क्या होते हैं कि वर्ण उच्चारण के समय आवाज़ गूंजती नहीं है। ठीक है, अधोस मतलब जब वर्ण उच्चारण कर रहे हो तो आवाज़ गूंजती नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगे, अधोस में आ जाएंगे। तो विवार, सवार और अधोस, तो इसके अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं, हस प्रत्यार आ जाता है। तो हस प्रत्यार किसके अंदर कि विवार और सवार और अधोस के अंदर, सॉरी खर प्रत्यार नहीं, खर प्रत्यार तो इनके अंदर आएगा। तो इनके अंदर कौन सा प्रत्यार आता है, खर प्रत्यार। जैसे श्लोक था ना कि खरो विवार के लिए, विवार श्वास के लिए, अधोस के लिए, इन तीनों के लिए कौन सा प्रत्यार आता है, खर प्रत्यार आ जाता है। मतलब ये इनके एग्जाम्पल है। अब खर प्रत्यार के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो वैसे तो मैं लिख रखा है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि खर प्रत्यार के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ण जो आते हैं, तो यहाँ पर आप खर प्रत्यार लिख लेना। जैसे ख यहाँ पर आ रहा है तो रे यहाँ पर आ रहा है, तो इनके बीच में जो भी शब्द है वो किसके अंदर आ जाएंगे, इन तीनों के अंदर आ जाएंगे। यानी इन तीनों का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, खर प्रत्यार ही है। ठीक है, विवार का, सवास का और अधोस का। तो विवार क्या होता है, इसमें जब आप कोई वर्ण उच्चारण कर रहे हो तो मुख पूरी तरीके से विस्तार हो रहा है। श्वास में क्या हो रहा है, देखो श्वास से क्या हो रहा है, श्वास गति के द्वारा वर्ण उच्चारण हो रही है। ठीक है, अधोस में क्या होता है, मतलब जब इसमें कुछ जब वर्ण को उच्चारण करते हो तो अब आपकी आवाज़ गूंजती नहीं है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, खर प्रत्यार। खर प्रत्यार के अंदर जो भी वर्ण आते हैं ये इनके अंदर आ जाएंगे। देन 3 होते हैं संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, तो इनके अंदर क्या होता है कि मुख का आकुंचन होता है। संवार में क्या होता है, मतलब जब भी आप कुछ वर्ण को बोलते हो, वर्ण करने के लिए एफर्ट करते हो, तो यहाँ पर जो आपका मुख है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, एंड नाद के लिए क्या होता है, इसमें कह रहा है कि जो आवाज़ का निर्माण होता है, मतलब जो आवाज़ बनती है वो नाद में बनती है। घोष के अंदर क्या होती है, इसके अंदर ध्वनि गूंजती है। देखो अधोस में ध्वनि गूंज नहीं रही थी, ए लग गया था, और घोष बचा है, इसमें ए हट गया तो इसमें आवाज़ गूंजेगी। तो इन तीनों को जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हस प्रत्यार। अब हस प्रत्यार आप ढूंढ के बताओ इसमें अंदर कहाँ पर होगा। ठीक है, हस प्रत्यार कहाँ पर होगा, जैसे है तो मुझे दिख गया है, से और देखना है मुझे यहाँ पर कहाँ पर है हस प्रत्यार के अंदर, जहाँ पर भी से होगा। ठीक है, जैसे ये से यहाँ पर है तो इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल होंगे, जो भी वर्ण होंगे, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, हस प्रत्यार के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर ये 6 कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने लिख भी रखा है खर प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे और हस प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो अब हमको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो विवार, श्वास और अधोस, विवार और श्वास और अधोस का क्या है, खर प्रत्यार होता है। श्वास, नाद और घोष के लिए हस प्रत्यार होता है। देखो तो इसके आप क्या कह सकते हो, जो खर मतलब विकास की श्वास आदि खराब हो गई खर खर करने से, तो विकास की श्वास आदि खराब हो गई खर खर करने से, तो कैसे याद रखोगे, विकास कोई लड़का है उसको मतलब रेस्पिरेटरी ऊपर रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, यानी इसको कफ वगैरह बना हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, इसकी जो वॉइस है, मतलब वो एक सिंगर था और सिंगर के लिए आपको पता है वॉइस कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके जो गले खराब हो गया, कप भर गया, तो उसकी वजह से उसकी जो आवाज़ है वो खराब हो गई है, वो खर खर कर रहा है। तो विकास की श्वास आदि खराब हो गई है, आदि खराब हो गई है। ठीक है, विकास की श्वास आदि खराब हो गई है खर खर करने से। ठीक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसको आप याद कर सकते हो कि सवरी नादान घोड़ी हंस हंस के, तो सवरी नादान घोड़ी हंस हंस के, मतलब जो ऐसे याद रख लेना है जैसे कोई घोड़ी वगैरह सजाते होगा, तो वो जो घोड़ी वो सज रही है कैसे, हंस हंस के। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। पहला कैसे याद रख सकते हो भाई, 6 तो आपको याद हो जाएंगे। देखो कितना ही सिंपल है कि आपको 6 नाम भी याद हो गए, 6 एग्जाम्पल के सहित याद हो गए।
कौन कौन से भ्राप्रयत्न, तो भ्राप्रयत्न में आपने याद किया कि विकास का जो श्वास है वो आदि खराब हो गई खरखर करने से, और सवर्तीय नादान घोड़ी हंस हंस के, तो यानी हंस प्रत्याहार। इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड 7वें नंबर का आपका अल्प प्राण आता है, जिनमें क्या बताया गया है, कम वायु, यानी प्राण वायु का अल्प प्राण में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कम वायु की आवश्यकता पड़े। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जहाँ पर उनको उच्चारण करने के लिए थोड़ी ही वायु की आवश्यकता होती है, जिनको हम अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। पहले हम उसको और डेफिनेशन देखते हैं। जिस वर्ण से बोलने के भीतर में कम वायु की आवश्यकता होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वर्णानाम प्रथम, मतलब ऐसे वर्ण, मतलब प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, तो इनके लिए यहाँ पर क्या होती है, कम वर्ण के उच्चारण करने के लिए जगह कम वर्ण की मतलब इनका उच्चारण करने के लिए यहाँ पर कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से वर्ग आते हैं, जैसे कि वर्ग के प्रथम वर्ग आता है, तृतीय वर्ग आता है और पंचमी वर्ग आता है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट मेंबर होता है, ये सेकंड मेंबर होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए यही बताया ना, मतलब वर्ण नाम प्रथम तृतीय पंचम, मतलब ऐसे वर्ण जो पहले वर्ग, तृतीय और पांचवें, तो इनमें जो वर्ण को उच्चारण करने के लिए अल्प प्राण की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से होते हैं, वो जो पूरक के है, ये जो पूरक गे है, ये पूरक है, तो इनके लिए यहाँ पर कम वर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक, और उसी का जो यन प्रत्याहार है, तो यन प्रत्याहार के लिए अल्प प्राण की आवश्यकता होती है, यानी कम वायु की आवश्यकता होती है। अब ये यन के अंदर कौन कौन से आते हैं ये आप खुद पता लगाना, मैं तो बता ही दूंगा भाई, माहेश्वरी सूत्र बता दिया, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि यन प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आते हैं। देन दूसरा होता है महाप्राण। तो महाप्राण के अंदर क्या बताया गया कि प्राण वायु को ज़्यादा प्रमाण से प्रयोग, मतलब कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जहाँ पर वायु को ज़्यादा प्रयोग होता है। देखो पहले हमने बताया कि अल्प प्राण के अंदर क्या था, मतलब कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बोलते हैं अल्प प्राण। जिसके एग्जाम्पल हमने बताए कि वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें, यानी जितने भी ओड होते हैं वो अल्प प्राण के अंदर आ गए। और महाप्राण के अंदर क्या आते हैं, ऐसे वर्ण जिनके बोलने के लिए ज़्यादा प्राण वायु की आवश्यकता होती है, जिनके अंदर इवन आ जाते हैं, 2 और 4 आ जाता है, मतलब 2 और 4 मेंबर आ जाता है, यानी इवन आ जाता है। ठीक है, ठीक, और इसके जैसे बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया कि द्वितीय चतुर्थ, ठीक है, और बताया गया सल प्रत्याहार। ठीक है, उसमें क्या था, यन प्रत्याहार था। अल्प प्राण के अंदर क्या था, तो आप ऐसा देख सकते हो अल्प यण, मतलब कह रहा है कि आप भूमि में कम लड़ते हो, जैसे यण भूमि थी ना, तो अल्प प्राण मतलब जब आपके अल्प प्राण थे, मतलब एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब आपका प्राण कम थे, यानी कि जब पेन कम था, अल्प प्राण यानी भाई प्राण पेन कम था तो आप यण भूमि में लड़ने लग गए। ठीक, और जब आपको महाप्राण मतलब जब आपको पेन ज़्यादा था तो आप यहाँ पर, तो पेन ज़्यादा था तो वो क्या होगा, तो सूल होगा, मतलब सूल होगा, सल प्रत्याहार होगा। तो याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई है कि अल्प प्राण के अंदर आप याद रख सकते हो यन था। यन कैसे याद रखोगे कि जब आपके पेन कम था तो आप यन भूमि में लड़ने उतर गए, और जब आपके महाप्राण होगा, पेन ज़्यादा होगा, सूल होने लगा, ठीक है, तो सूल होने लगा जब आप रण में नहीं उतरे, तो यानी सल प्रत्याहार आप याद रख सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख ही दिए है, यन प्रत्याहार के अंदर ये एग्जाम्पल आते हैं, एंड सल प्रत्याहार के अंदर ये एग्जाम्पल आते हैं। मतलब ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए यहाँ पर कम वायु की आवश्यकता होती है और यहाँ पर ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। ये आपको पता ही होगा, प्राण वायु की मदद से ही हम स्वरों का उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट मत करने लग जाना कि सर जो हमने क्रिया शरीर के अंदर पढ़ा था आचार्य चरक के अनुसार जो वर्ण का उच्चारण करते हैं वो उदान वायु की वजह से करते हैं। आप बिल्कुल सही हो, वाक प्रवृत्ति का जो काम होता है वो उदान वायु का ही होता है। यहाँ पर प्राण वायु मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर चरक क्रिया नहीं लगानी है, बस आप नॉर्मल वायु भी इसे कह सकते हो। ठीक, फिर 3 बचते हैं। ठीक है, देखो 6 हो गए हमारे। पहले हमने ट्रिक से क्या याद किया, पहले हमने ट्रिक से याद किया कि विकास का जो श्वास है वो आधा होगा खरखर करने से, विकास का श्वास आधा होगा खरखर करने से। और फिर दूसरा हमने बताया कि सवर्तीय नादान घोड़ी हंस हंस के। ठीक है, तो प्रत्याहार भी याद हो गया और इनके यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी याद हो गया अच्छे से। देन उसके बाद हमने 2 और बताए, अल्पप्राण और महाप्राण, आपको 8 अच्छे से याद हो गया। अब बचे क्या 3, कौन कौन से, उदांत अनुदान स्वरित, उदांत अनुदान स्वरित। नॉर्मल याद कर लेना कि उदांत अनुदान स्वरित, तो इस तरह से आपको 11 कंप्लीट याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू में आएगा, सॉरी एमसीक्यू में नहीं, लॉन्ग में आ सकता है कि ब्रह्मवर्तन और अविंतर्पण के बारे में वर्णन कीजिए। तो उदांत क्या होता है, उच्चारण कहाँ से होता है, गले के ऊपरी भाग से। तो उदांत में क्या होता है, इनका जो उच्चारण होता है वो गले के ऊपरी भाग से। मान लो ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है, इस ट्रेकिया में 3 पार्ट कर देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। उदांत में क्या होता है, उठा हुआ, मतलब ऊपर से एक तरीके से, मतलब जब भी कह रहा है जो वर्णों का उच्चारण है वो ऊपर से होता है तो उदांत कहलाता है। ठीक, और वर्णों का उच्चारण नीचे से होता है तो वो अनुदांत कहलाता है, और बीच में जो होता है तो स्वरित कहलाता है। तो इस तरह से आप याद रख लेना कि एक ट्रेकिया है, अगर ऊपर से वर्णों का उच्चारण हो रहा है तो उदांत, नीचे से हो रहा है तो अनुदांत, और बीच में से हो रहा है
सॉरी नीचे से हो रहा है अनुदान, तो बीच में से हो रहा है स्वरित। ठीक है, तो उच्चारण कहाँ से हो रहा है, गले के ऊपरी भाग से हो रहा है, तो उदांत कहलाता है। इसका कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका एग्जाम्पल ए आ ये यहाँ पर बताई गई है, तीनों के एग्जाम्पल यही होते हैं मोस्टली। अनुदांत में क्या होता है, गले के अधोभाग से। ठीक है, गले के अधोभाग से, यानी जो गले का जो निचला भाग है उससे होता है, तो अनुदांत कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, चिन्ह लगा होता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, जिसका उदाहरण ये बताइए। अगर इनके अंदर यहाँ पर नीचे चिन्ह लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अनुदांत हो जाएंगे, क्योंकि ये चिन्ह दर्शाता है कि इनका जो उच्चारण हुआ है वो गले के निचले भाग से हुआ है। ठीक, देन होता है स्वरित। स्वरित में क्या होता है, गले के मध्यम भाग से, गले के मध्यम भाग से ऊपर एक लाइन लग जाएगी। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर नीचे लग रही थी तो यहाँ पर ऊपर लग रही है, यानी ऊपर से होने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसे खड़ी लाइन एक तरीके से, यानी कहीं ना कहीं वो दर्शा रही कि वो बीच में से लगी हुई है। ठीक, इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको गाइस ये समझ में अच्छा आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो कोई डाउट है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, चाहे पदार्थ विज्ञान की चाहिए, रचना शरीर, क्रिया शरीर, ठीक है, तो आप जिन के मैंने मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको वो नोट्स लगे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे। मैंने ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है, हर एक जितने भी नोट्स थे उनका, जैसे आपको रचना शरीर का सही पेपर 1 पेपर 2 आपको 50 रुपये के अंदर मिल जाएंगे, क्रिया शरीर के अंदर पेपर 2 पेपर 1 50 रुपये के मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने कॉस्ट रखा है, क्योंकि कॉस्ट रखने से एक तो होता है क्या है कि आपकी जो नोट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है। ठीक, दूसरा ये होता है कि जो मुझे भी पेन पेज पेपर, ठीक है, माइक वगैरह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सही बताऊँ ना मेरे पास कोई माइक है। ठीक, मेरे पास खाली मेरा फ़ोन है और स्टैंड मेरे पास इतना अच्छा कोई खास है नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत आप लोगों की हेल्प हो जाती तो उससे मैं क्या करता, कंटेंट थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करता। ठीक, बस इसी के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मैंने, अगर आप देखना, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरी 4 वीडियो देख लेते हो ना फर्स्ट की, तो आपको संस्कृत तो बेसिक तो ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल कि आप इनको भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, बस वीडियो मैंने बड़ी बनाई है ताकि आपको संस्कृत में अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, रटने से ज़्यादा आप चीज़ों को समझो। आप चीज़ें बेशक कम पढ़ो, लेकिन आप चीज़ों को उनको समझो, क्योंकि संस्कृत का कभी कोई अंत नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं संस्कृत कभी पूरी कर लूँगा, संस्कृत कोई भी पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान सही, संस्कृत बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं इतना आपको समझाता हूँ जो आपके फर्स्ट ईयर से मोर देन इनफ है, चाहे आप किसी भी स्टेट के सही, ठीक, चाहे आप महाराष्ट्र के सही, चाहे आप उत्तराखंड के सही, ठीक, आप यूपी के सही, आप राजस्थान के सही, सभी के लिए यहाँ पर सेम होता है। देखो पेपर पैटर्न में चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर आ सकता है, सिलेबस में ना के बराबर अंतर आता है, बस पेपर पैटर्न में अंतर आता है। ठीक, कि यूपी वालों का पेपर पैटर्न अलग होता है, महाराष्ट्र वालों का अलग होता है, बस, और सारा कंटेंट सेम होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। ठीक है, जैसे आप लोग कमेंट करते ही हो कि सर आपका बेस्ट चैनल है, बस थोड़ा सा आप प्रमोशन करो। देखो सब चीज़ के लिए पैसा लगते हैं, प्रमोशन के लिए भी, थंबनेल बनाने के लिए भी। ठीक है, थंबनेल मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, अगर आप लोग कोई अच्छे थंबनेल बनाते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो पैसा मेरे पास नहीं है, सही बता रहा हूँ, कि अगर आप सोचो कि मैं थंबनेल में सारे से कुछ पैसा ले सकता हूँ, अगर आप किसी को ऐसे जानते हो जो फ्री में बना सकते हो तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना भी नहीं आता रियलिटी में। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।